students, welcome to Biologics, and today we'll be discussing about the first and the basic initial chapter of your class 11 biology portion, that is the living world. मानने को ये एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है जिसमें बहुत सारा चीज़ को समअप किया है, बहुत सारा माइन्यूट डिटेलिंग्स दिया है। लोग इसको इतना पढ़ते नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको स्किप करते हैं, स्टोरी के फॉर्म में पढ़ते हैं, लेकिन इस टॉपिक में ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपका दिमाग खराब कर देगा कम्प्लीटली। ठीक है, ऐसा ऐसा प्रोसेसेस है, ऐसा ऐसा छोटा छोटा कीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको इम्प्लीमेंट करने से आपको और डेप्थ में समझ में आएगा। ओके, so this topic deals basically with each and every living organism, each and every single living organism of this planet. ओके, इस प्लानट में अगर लिविंग का बात किया जाए, बेसिकली द लिविंग वर्ल्ड में हम लोग को अगर ब्रेक करते हैं, इट्स लाइक अ वर्ल्ड फुल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसमें अगर माना जाएगा कि मतलब लिविंग को अगर हम देखते हैं तो हम लोग को लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाएगा तो उन्हें दो पार्ट्स में हम लोग को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट है प्लांट्स और दूसरा पार्ट है एनिमल्स। ओके, आप बोल सकते हो थर्ड कैटेगरीज आपका माइक्रोस्कोपिक लिविंग एंटिटीज हो सकता है, विच आर कॉल्ड एज दी लाइक वायरसेस हुआ, माइक्रोब्स हुआ, लेकिन उसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे बिकॉज वो कहीं ना कहीं इन दोनों के अंदर ही है। जैसे आप प्रीवियस क्लासेस में आप क्लासिफिकेशन जब पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि भाई क्लासिफिकेशन के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारा डिफरेंट कैटेगरीज और मतलब डिफरेंट लाइक फॉर्मेट्स में क्लासिफाई किया गया था। बट बेसिकली अगर लिविंग का बात किया जाए तो भाई दो चीज़ है, एक है आपका प्लांट और एक है आपका एनिमल। ठीक है, तो प्लांट्स भी एक लिविंग कैटेगरी है, एनिमल भी एक लिविंग कैटेगरी है। इन दोनों को अगर देखा जाएगा, सिर्फ अगर इन दोनों को कंसिडर किया जाता तो देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। ओके, इन दोनों को लेके अगर देखा जाएगा तो भाई कंप्लीट डाइवर्सिटी को हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे देखिए बायो का मतलब है लाइफ, ठीक है, और डाइवर्सिटी का मतलब है आपका वेराइटी। तो पूरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर देखा जाएगा तो बहुत सारा ऐसा मतलब जो डाइवर्सिफाइड वे में उन लोगों ने क्या है क्लासिफाइड हो गया है। ओके, बहुत ज़्यादा उनका वेराइटी है। जैसे फॉर एग्जांपल सोचिए, मैं आपको रोज़ अगर एक ही तरह का खाना दूंगा, ओके, या फिर आपका मैं आपको बोलूँगा कि भाई आपको एक ऐसा जगह जाना है जहाँ पे सपोज देयर आर टू प्लेसेस, टू डिफरेंट प्लेसेस। ओके, एक जगह में एक ही तरह का डिश मिलता है और दूसरे जगह में 5 से 6 तरह का डिश मिलता है, सपोज फॉर एग्जांपल। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल आपको इवनिंग स्नैक्स खाना है तो आप एक ऐसा शॉप जाओगे जहाँ पे सिर्फ आपका समोसा वगैरह मिलता है, सिर्फ समोसा और कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी जगह में आपका समोसा है, आपका मतलब वड़ा है, उसके बाद आपका मतलब इडली है, डोसा है, ये सब मतलब वेराइटी है। तो ऑटोमेटिकली यू विल प्रेफर टू गो टू द नेक्स्ट वन। व्हाई? बिकॉज इट हैज डिफरेंट टाइप ऑफ ओके वेराइटीज। आप आज जाओगे, कल जाओगे, परसों जाओगे, आप देखो वहाँ पे कितना वेराइटीज है। और जहाँ पे जितना वेराइटीज होगा उसका मतलब वहाँ पे उतना डाइवर्सिटी है। जहाँ पे जितना डाइवर्सिटी होगा उसका मतलब है वहाँ पे ग्रोथ भी ज्यादा होता है। सिमिलरली इन आवर लिविंग वर्ल्ड, okay, in that world where we are living in, there is a lot of diversity in between plants and animals। लेकिन इन दोनों को क्लासिफाई करने का जो बेसिक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इस डाइवर्सिटी को मैक्सिमाइज हम कैसे करेंगे, इस डाइवर्सिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए रिसोर्सेज क्या है, और दूसरी बात हमको पता कैसे चलेगा कि डाइवर्सिटी कितना है। सो हमको पता कैसे चलेगा कि डाइवर्सिटी कितना है, वो हम कभी कैलकुलेट कर नहीं सकते बिकॉज इट इज इंटेंस, इट इज वैरिड। कैसे पता चला सर आपको कि ये बहुत ज़्यादा इंटेंस? सर आप खुद ही सोचो ना, आपको मैं अगर सिर्फ लेके अमेजन रेन फॉरेस्ट में अगर डाल दूँ, वहाँ पे हर दिन एक नया स्पीसीज डिस्कवर किया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक एंटिटी टू अ लाइक अ माइक्रोस्कोपिक वन। छोटा से लेकर बड़ा स्पीसीज तक हर तरह का स्पीसीज प्रेजेंट है। देर आर लॉट ऑफ लाइक वेरिएशंस, देर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस। और अगर इन सब को अगर ट्रेस आउट किया जाएगा तो हमें लगता है कि भाई हाँ, स्पीसीज का जो वेराइटी है वो हमारा कंप्लीट, हम लोग उनका जो बायोस्फीयर है, मतलब जो अर्थ है, पूरा अर्थ में स्पीसीज का जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑल द अदर लाइक फीचर्स। ओके, क्योंकि हम देखेंगे कि भाई आप सोचिए एक ही स्पीसीज को पकड़ो, ऐसे तो बहुत सारा स्पीसीज प्रेजेंट है, ऐसे बहुत सारा स्पीसीज प्रेजेंट है। आप अगर एक सिंगल स्पीसीज को देखोगे तो उसमें वेरियस डिफरेंट कैटेगरीज होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर डॉग्स को कंसिडर करता हूँ,
ओके, मैं अगर डॉग्स को अगर कंसीडर करता हूँ, मतलब कैनिस फैमिलियरिस उसका साइंटिफिक नेम है डॉग्स का, मैं अगर उनको कंसीडर करता हूँ, तो उसमें देखिए डॉग बीइंग अ कंप्लीटली डिफरेंट स्पीसीज एज कंपेयर टू द अदर वंस, लाइक फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, होमो सेपियंस, दे आर अ कंप्लीट डिफरेंट स्पीसीज. कैनिस फैमिलियरिस, okay, dogs, they are a complete different like species. Felis domesticus, cats, they are completely a different species. So in different species maybe, like suppose if I am considering canis familiaris, अगर कैनिस फैमिलियरिस को भी मैं अगर कंसिडर करूंगा, तो भाई उसमें देखो ब्रीड अलग अलग है. ठीक है, आपका जो लैब्राडोर है, आपका पोमेरियन है, आपका पग है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड प्रेजेंट है. तो इन डिफरेंट ब्रीड्स को अगर मैं कंसिडर करूं तो इनमें भी वेराइटी है भाई. तो सोचो आप डाइवर्सिटी कितना लेवल में इंटेंसिफाइड है. सिमिलरली एज इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में भी डिफरेंट वेराइटीज है. किस बेसिस पे बोल रहे हो सर डिफरेंट वेराइटी? डिफरेंट ओके वेराइटीज इन टर्म्स ऑफ द फ्रूट, in terms of the color of the fruit, in terms of the seed shape, in terms of the plant height, seed color, flower position, ये सब कैरेक्टर्स को भी अगर कंसिडर किया जाएगा, there are differences. एनिमल्स में देखा जाएगा तो भाई एनिमल्स में भी डिफरेंसेस है इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं बोलूं स्पीसीज के अंदर में जो जो आपका जो वेराइटीज है उनमें भी अगर डिफरेंसेस देखो इन टर्म्स ऑफ एनिमल, तो भाई स्किन कलर ले लो. स्किन कलर के कैटेगराइजेशन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, राइट? सो ह्यूमंस को भी हम लोग देखेंगे तो डिफरेंट कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, उसे डिवाइड कर सकते हैं. ओके, सो बहुत सारा है. आपका स्किन कलर है, आपका आई कलर है, आपका हेयर कलर है, ओके, आपका हाइट है. तो ये सब चीज अगर देखा जाएगा तो हम लोग उसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रख सकते हैं. लेकिन पूरा अर्थ में, जो एंटायर अर्थ को अगर देखा जाएगा एक बड़ा बायोस्फीयर है, ओके, उस बड़ा बायोस्फीयर को अगर कंसिडर किया जाता है तो भाई यहाँ पे हर एक स्पीसीज का एक अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. हर एक स्पीसीज का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मैक्रोस्कोपिक स्पीसीज टू द माइक्रोस्कोपिक वन. माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा. तो छोटे से बड़े स्पीसीज तक सब कोई एग्जिस्ट करते हैं. और सब में एक कॉमन फैक्टर क्या है, सोचिए, सब में एक ऐसा फैक्टर है जो कंप्लीटली कॉमन है, एंड दैट इज नथिंग बट लाइफ. सो इट इज अ वेराइटी, इट इज अ स्पीसीज, और इट इज अ डाइवर्सिफाइड फॉर्म ऑफ लाइफ. ओके, सो लाइफ को अगर हम लोग देखेंगे, दिस स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी, जो कि हम लोग इस लिविंग वर्ल्ड के अंडर में पढ़ेंगे. क्यों ये वर्ल्ड लिविंग है, मतलब टॉपिक आपको पूरा चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के नंबर ऑफ एविडेंसेस देगा क्यों ये वर्ल्ड को लिविंग वर्ल्ड बोला गया भाई. इनमें कौन से ऐसे स्पीसीज है जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं. क्योंकि अगर हम लोग सोचेंगे सिर्फ बायोलॉजी के बारे में अगर जानेंगे, देखिए बेसिकली बायोलॉजी पढ़ने का मेन मोटिव है कि मेडिकल साइंसेस में एडवांसमेंट लेके आना. लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स को देखना, अगर मेडिकल साइंसेस में एडवांसमेंट लेके आने का मतलब क्या, ह्यूमन बींग को देखना, ह्यूमन बींग्स को कंसिडर करना. तो अगर ह्यूमन बींग्स को ही सिर्फ कंसिडर किया जाएगा देन बायोलॉजी का एक एस्पेक्ट देखा जाता है. और जो लोग ह्यूमंस को लेके बायो के ऊपर में रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, वो बायोलॉजी में इजीली फेल हो जाएंगे. ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी बोलता है. ठीक है, बेसिकली ह्यूमन बींग्स को लेके स्टडी करना can be taken as a single aspect of biology, can be taken as a single like form of biology, जहाँ पे आप एक ऐसा एंटिटी को स्टडी कर रहे हो जो कि इनकम्प्लीट है. because it's all about the life, and life is not limited till humans. It is limited with each and everything. It is limited with the animate factors, inanimate factors. It is limited with the living beings. It is limited with non-living organisms. Everything, the biotic components, the abiotic components, everything is interrelated, interdependent, and every single entity is mutually exclusive as compared to the other entity, or as compared to the other one. मतलब it is completely exclusive. So भाई सबका अपना independent existence है. So this topic deals with the diversity of the living organisms. Okay, how they were existing, और जो organisms present है उनका classification क्या है, उनको कैसे nomenclate करते हैं. ओके, उनका नामकरण वगैरह ये सब चीज़ हम लोगों ने यहाँ पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म को आप देखोगे
आप आइडेंटिफाई करोगे, आप स्टडी करोगे, स्टडी करने का उसका नामकरण करना क्यों इम्पोर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर करना क्यों इम्पोर्टेंट है, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारा हम इस टॉपिक पे डील करेंगे. So the living world actually comprises of the diversity of all the living organism. जितने भी living organism है तो सबका diversity को ये क्या करता है, अपने अंदर होल्ड करके रखता है, हमें स्टडी करने का मौका देता है, हमें उसे एनालाइज करने का मौका देता है. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द लिविंग वर्ल्ड इज वास्ट. ओके, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, हर जगह में स्प्रेड होके है. इक्वली स्प्रेड है कि नहीं ये तो आप बोल नहीं सकते, लेकिन स्प्रेड होके, क्योंकि ये कहीं पे इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, कहीं पे डेंसिटी कम होता है. जैसे मैं अगर डिस्कस करूंगा आपका प्लेन्स में, ओके, जो आपका प्लेन एरिया है वहाँ पे क्या होता है कि जो मतलब जो डाइवर्सिटी का जो डेंसिटी होता है, पॉपुलेशन का जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है. लेकिन एज कम्पेयर टू द हिली एरियाज और एज कम्पेयर टू द पोलर आइस कैप्स, देखिए इक्वेटर से अगर मैं ऊपर जाऊंगा टुवर्ड्स द पोल्स, तो पोल्स में ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो आपका डाइवर्सिटी है वो मिनिमाइज होकर रहेगा. क्यों? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर कंडीशंस. यहाँ पे भी आपका एक प्रिंसिपल बेसिकली अप्लाई करता है कि भाई सिर्फ ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ होना doesn't mean कि लाइफ का एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस बेटा. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस. अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर सही रहेगा तो आगे जाके लाइफ का एग्जिस्टेंस भी उसी हिसाब से रहेगा. देखिए लाइफ स्पैन, ओके, लाइफ स्पैन का अगर टॉपिक यहाँ पे लेके आऊँ तो हर इंडिविजुअल का एक कॉमन लाइफ स्पैन होता है. बिकॉज लाइफ स्पैन का डेफिनेशन क्या बोलता है, द टाइम स्पैन और द टाइम इंटरवल फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ. तो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग को लाइफ स्पैन बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टर्म एक आ रहा है नेचुरल डेथ. ऐसा नहीं है चल चल के जा रहा ऊपर से छत गिरा मर गया आदमी देख रहा तो हाँ भाई बोला था लाइफ स्पैन है कितना ना 80 साल, छत गिर गया नीचे 20 साल में मौत. ठीक है, तो ऐसा आप नहीं बोल सकते. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल डेथ. जैसे आप, मैं आपको पूछा बेटा आपका लाइफ स्पैन कितना है, आप बोलोगे कि सर अप्रोक्सीमेटली मैं तो 80 साल तक तो खींच ही लूंगा. ठीक है, तो आप आए मेरे घर मेरे से बात करने, घर से निकल के जा रहा मैं आपको मार दिया, जान से मार दिया. जब आप मर रहे हो मैं बोलूंगा बोल बेटा अब कितना लाइफ स्पैन, सर अभी अभी 80 ईयर्स बोला था लेकिन अभी तो 16 में ही जाना पड़ेगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल डेथ. ओके, जब तक नेचुरल डेथ ना हो. बट दिस नेचुरल डेथ इज ऑल्सो लेड बाय एजिंग एंड senescence. एजिंग इज what? It is the gradual deterioration of the body. Okay, gradual deterioration of the body. Okay, gradual deteriorations of the organs, of the organ system. With age everything will become like not non-functional but not fully functional even. Okay, थोड़ा से फंक्शनिंग उसका रिड्यूस होगा, आपका ऑर्गन्स का रिड्यूस होगा, आपका ऑर्गन सिस्टम्स का रिड्यूस होगा, और एक टाइम पीरियड में जाते 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 आप क्या होगा कि यू विल बी लाइक प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स ओके सेनेसेंस एंड देन डेथ विल हैपन. Okay, so the time period from birth to natural death also means a lifespan is also led by variety of factors. What are those factors? Those factors are the environmental conditions, those factors are nutrition, those factors are good health. ये सब चीज डिपेंड करता है. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो भी वेरिएबल है एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस. सो उसी हिसाब से अगर देखा जाएगा तो भाई पोल्स में सिंस एनवायरमेंटल कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइंग, एनवायरमेंटल का जो कंडीशंस है वो उतना अपलिफ्टेड नहीं है, उतना अच्छा नहीं है कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सके. वरना तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन उधर भी होता, पोल्स में भी होता, ठंड में आदमी आराम से रहने के लिए मर रहे होते. क्यों नहीं हो पाता है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस. सो इट इज वास्ट एंड यस इट इज अमेजिंग because it all comes under nature. It is so damn beautiful that it all comprises of a single entity. ठीक है, आप देखो कहीं पे भी आप नेचुरल इकोसिस्टम में जाओ, जैसे आप मतलब फॉरेस्ट में गए कि आप ओशन में गए, वहाँ का जो लाइफ फॉर्म्स है दोज आर वे बियॉन्ड ब्यूटी, दोज आर टू ब्यूटीफुल. ओके, सो इट इज वास्ट एंड ओके अमेजिंग. नेक्स्ट, इट मेक्स अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन ओके व्हाट इंडीड इज लाइफ. सो दीज थिंग्स, दीज पॉइंट्स, ओके, जैसे आप अगर आप फील करो खुद ये चीज, देखिए ये थोड़ा से क्या है थियोरेटिकल पार्ट है, इसको आप जितना एनालाइज करोगे उतना आपको समझ में आएगा. आप ये चीज फील करो, आप एक नेचुरल इकोसिस्टम में हो. नेचुरल इकोसिस्टम मतलब जो ऑलरेडी नेचर बनाया है,
आपके लिए एज अ गिफ्ट। ओके, आप एक फॉरेस्ट में हो, वहाँ पे वहाँ का जो एनवायरमेंटल कंडीशन होता है, वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, वहाँ के जो ट्रीज होते हैं, वहाँ का जो एनिमल्स वगैरह होता है, जो मतलब जो सिनेरियो है, ओके, दैट इज कम्प्लीटली लाइक मतलब डिफरेंट। काम होता है, पीस होता है, सोलेस होता है। सो आप पॉन्ड को देखो, आप सॉरी आप जैसे आप मतलब फॉरेस्ट को देखो, आप ओशंस को देखो, यहाँ पे क्या होता है, जब आप जाते हो, जब आप एनालाइज करते हो, जब आप फील करते हो, तो there is a question in your mind that what indeed is life। और इस क्वेश्चन का एक्चुअली अगर देखा जाएगा तो दो आंसर्स हैं। द फर्स्ट आंसर इज अ टेक्निकल वन, ओके, जिसे साइंस एक्सप्लेन करता है, जिसका आंसर साइंस के पास है, जो उसे लाइक कंप्लीटली आपके सामने प्रेजेंट करता है। बट द सेकेंड आंसर इज अ फिलोसॉफिकल वन बेसिकली। ओके, थोड़ा सा मतलब क्या है कि फिलोसॉफी है, क्योंकि आप ये मान के चलो, everything cannot be explained by science, you know, something like कुछ केसेस में there are some certain incidents और certain मतलब जो events जहाँ पे आप बोलते हो कि miracles happen, yes they do really happen, but उनका कोई explanation नहीं होता है, ठीक है। So similarly the first question is a technical one, that is what are the differences between living and non-living, but if that means what, if you want to know about life, आपको अगर जानना है कि लाइफ क्या है, उसका मतलब जो एग्जिस्टेंस क्या है, वो ऑर्गेनिज्म में कैसे फंक्शनल होता है, then you should be knowing the differences between living and non-living, and then after knowing these differences you can be working upon the living organisms so that आपको समझ में आए। बिकॉज अगर टेक्निकली देखा जाएगा तो लाइफ का मतलब क्या है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन, इट इज लाइक द कंटिन्यूएशन ऑफ अ मेटाबॉलिक रिएक्शन और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, डिफरेंट बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन योर बॉडी। जब तक चल रहा है तब तक लाइफ है। जैसे टेक्निकली अगर बात करो, व्हाट इज लाइफ, इट्स ऑल अबाउट द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द ऑर्गन्स इन योर बॉडी। एंड यू नो दैट ऑर्गन्स के अंदर भी क्या होते हैं भाई, ऑर्गन्स के अंदर टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज के अंदर क्या होते हैं, सेल होते हैं, सेल के अंदर क्या होते हैं भाई, सेल के अंदर रिएक्शन हो रहा है। क्या रिएक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, या तो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, या तो एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, या तो ब्रेक डाउन रिएक्शन हो रहा है, या तो बिल्डअप रिएक्शन हो रहा है, या तो कोई प्रोडक्ट टूट रहा है, या तो कोई प्रोडक्ट बन रहा है भाई। तो सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म की वजह से टिश्यू जिंदा रहता है, टिश्यू के अंदर जितना भी प्रोसेस हो रहा है उसके वजह से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म जिंदा है, मतलब लाइफ है। समझ में आ रहा है? ओके, सो द ओनली क्वेश्चन गोज लाइक व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, then you can be having a thought about what indeed is life। but the second question goes like what is the purpose of life, ये संसार में आने का मोटिव क्या है। सब मोह माया है बेटा, ठीक है। ये दुनिया में आने का मोटिव क्या है, ये जो पर्पस होता है कि लाइफ का पर्पस क्या है बेसिकली। तो कैसे आंख बंद करके जाप कर रहे हो बेटा कि हाँ क्या है पर्पस, ऐसे ध्यान करेंगे तो भगवान आके सामने तांडव करेगा, ऐसा होता नहीं है बेटा एक्चुअली। ओके, होता होगा, ओके, वी डोंट नो अबाउट दैट मच लाइक साइंस, क्योंकि वो साइंस उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, लाइक दैट इज अ वे बियॉन्ड साइंस। ओके, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, टू हेल्प अदर्स, to study yourself, to cheat, to steal, to rob? No. Okay? From my point of view, the purpose of life is to study about life, is to know about life, what life exactly means. Okay? इसलिए मैं बोला कि जो पहला टर्म है that is a bit like आप बोल सकते हो it is a technical aspect, okay, and the second question is a philosophical one। ये बहुत सारा साइंटिस्ट, बहुत सारा प्रीचर्स, बहुत सारा ओके रिसर्चर्स इस पे काम किए हैं, लेकिन कोई उसका आउटपुट मिला नहीं है, बिकॉज दिस डजंट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, यू नो। ओके, सो दिस हैज ओनली लाइक लाइक अ डिफरेंट एस्पेक्ट, अ डिफरेंट ओके डिमेंशन। तो जो बाबा वगैरह होते हैं वो इस चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं। बट सिंस वी बिलोंग टू द साइंस लाइक फील्ड, सिंस वी आर the sons and like daughters of our science family, so we should be okay belong and since like we are the
since we are the students of science, so we should be dealing with the first question only, that is what are the differences between living and non-living organism. तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंसेस बहुत सारा हो सकता है भाई. लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते. लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं उनके बॉडी में? सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे सिस्टम प्रेजेंट होता है. नॉन लिविंग में घंटा कुछ होता है. ठीक है, आप ये सब बोल सकते हो, ये सब हम प्राइमरी क्लासेस में पढ़े हैं. बट डू यू हैव एनी सेंस ऑफ आइडिया दैट कितना टेक्निकल ये सारा चीज है? नहीं, आप पढ़े हो, लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में आप जानते हो, क्लास 6 से पढ़ रहे हो, बट स्टिल आई कैन बेट आप जानते नहीं हो. आपको जो पता है दैट इज ओनली 1% ऑफ द एंटायर ड्रामा. पूरा सिनेरियो का सिर्फ 1% पता है, लेकिन बाकी आपको पता है नहीं. लेट्स ओके डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, एंड आई कैन बेट यू this is going to be one hell of a interesting thing. Okay, so what are the differences between living and non-living? NCERT इन differences को 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज करता है. ओके, 4 मतलब फील्ड में क्या करता है, इसे सेग्रीगेट करता है. ओके, जो सबसे पहला पॉइंट जो NCERT बोलता है भाई, दिस इज ग्रोथ. द सेकंड पॉइंट इज रिप्रोडक्शन. The third point is metabolism, and the fourth point is consciousness. ठीक है, जो सबसे पहला डिफरेंशियल पॉइंट है that is growth. The second point is the metabolism. The third point, the second point is the reproduction. The third point is the metabolism, and the fourth one is the consciousness. ये चारों कैटेगरीज से हम एक लिविंग को एक नॉन लिविंग के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अब देखते हैं कि ये होता क्या है. जैसे वी कैन से दैट ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यस सर. रिप्रोडक्शन क्या लिविंग का कैरेक्टर है? यस सर. मेटाबॉलिज्म क्या लिविंग का कैरेक्टर है? यस. कॉन्शियसनेस क्या लिविंग कैरेक्टर है? यस. तो आप बोल सकते हो कि भाई चारों ही तो कैरेक्टर लिविंग का कैरेक्टर है. बट अगर मैं आपको ये बोलूं, मैं आपको फिर मतलब फिर एक बार पूछता हूँ, आप इसमें पार्टिसिपेट करो, बोलो, बोलना सीखो. ओके, क्या ग्रोथ लिविंग का प्रॉपर्टी है? यस, ऑब्वियसली है. क्या रिप्रोडक्शन लिविंग का प्रॉपर्टी है? यस, ऑब्वियसली. नॉन लिविंग थोड़ा जाके बच्चा पैदा करके आएगा. क्या मेटाबॉलिज्म लिविंग का प्रॉपर्टी है? यस. क्या कॉन्शियसनेस लिविंग का प्रॉपर्टी है? यस. सो ऑल दिस 4 प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब किसी भी चीज को अगर मैं यूनिक बोलता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट दिस पेन इज अ यूनिक पेन, मतलब ये दुनिया में सिर्फ मेरे पास है बेटा, या किसी के पास नहीं है. अगर ये किसी और के पास पाया जाएगा तो इसे यूनिक मैं बोल नहीं सकता. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ओके, मेरे पास में एक सेलफोन है सपोज, वो दुनिया में सिर्फ अकेला मतलब मेरे लिए बना है, सिर्फ मेरे पास है, वो और किसी के पास भी नहीं है. So that cell phone is a unique phone for me, okay, and for everyone even that is a unique thing because वो और किसी के पास नहीं है. Similarly, क्या इन चारों प्रॉपर्टीज को मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिक प्रॉपर्टी बोल सकता हूँ? पूरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या यूनिक प्रॉपर्टी बोल सकता हूँ? हाँ, मतलब ऑब्वियसली बोल सकता हूँ. क्या ग्रोथ लिविंग का यूनिक प्रॉपर्टी है? नहीं. कि हाँ, ऑब्वियसली है. क्या रिप्रोडक्शन लिविंग का यूनिक प्रॉपर्टी है? यस. आस्क योरसेल्फ. क्या मेटाबॉलिज्म लिविंग का यूनिक प्रॉपर्टी है? यस. क्या कॉन्शियसनेस लिविंग का यूनिक प्रॉपर्टी है? यस. ये चारों लिविंग का यूनिक प्रॉपर्टी है. ओके, फिर एक बार करते हैं. क्या ग्रोथ आपका लिविंग का यूनिक प्रॉपर्टी है? यस. क्या रिप्रोडक्शन लिविंग का एक्सक्लूसिव, सेम एज यूनिक, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है? यस. क्या मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस आपका लिविंग का एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है? यस. तो भाई ये चारों पॉइंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूनिक और एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है. राइट, मतलब ये चारों पॉइंट लिविंग का एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है. अरे है ना? नहीं है. अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये चारों प्रॉपर्टीज लिविंग का यूनिक या एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर ऐसा हो ही नहीं सकता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो बोलूंगा कि पेन को बेटा तू लंबा हो,
देखते हैं भाई, कल तक तो कितना लंबा होता है देखते, नहीं तो हो देख हो के तो दिखा, मान जाएंगे तेरे को। ऐसे बोलने से क्या लंबा हो जाएगा क्या? तो कैसे सर यूनिक नहीं हुआ? क्योंकि आप तो पूरा लिविंग कैटेगरी बोल रहे हो। तो लिविंग कैटेगरी का यूनिक प्रॉपर्टीज कैसे नहीं होता है? देखते हैं कैसे नहीं होता, कैसे उसे गलत हम प्रूव करते हैं, वो हम सारा चीज देखते हैं। हम इन्हें गलत प्रूव करेंगे एक्चुअली। कि हम आज तक ये सोचते थे कि भाई ये सब क्या है, यूनिक प्रॉपर्टीज है, नॉन लिविंग में होता नहीं है। ओके, बट हम इसे गलत प्रूव करें कि भाई ये लिविंग का यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप सोचिए, अब देखिए, कोई भी चीज को गलत प्रूव करने के लिए कि भाई ये यूनिक नहीं है, दो एस्पेक्ट है। एक तो मैं एक एग्जांपल, जैसे मैं बोलता हूँ ये पेन यूनिक है, तो अगर ये यूनिक नहीं है, इसको गलत प्रूव करने का मेरे पास दो उपाय है, दो तरीका है। सबसे पहला, मैं अगर ये प्रूव कर दूं कि ये पेन किसी और के पास है, ठीक है, ये पेन किसी और के पास है, तो भाई ये यूनिक प्रॉपर्टी नहीं रहा, यूनिक पेन नहीं रहा। या मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये पेन मेरे पास भी नहीं है, तो जब पेन ही नहीं रहा तो यूनिक पेन कैसे होगा? लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा कि मेरे फैमिली में 4 लोग हैं, चारों के पास में एक ही तरह का पेन है, मतलब फैमिली पेन है भाई, ये मेरा खानदानी पेन, ठीक है, ये और किसी के पास नहीं है, सिर्फ मेरे फैमिली के पास है। सो दिस पेन इज यूनिक टू आर फैमिली। अब इसको गलत प्रूफ करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन, अगर उसी तरह का पेन आप में से किसी के पास अगर होगा तो वो यूनिक पेन नहीं होगा। या इसी तरह का पेन अगर मेरे फैमिली मेंबर्स में एक जन के पास नहीं है, बाकी सबके पास है, सिर्फ एक जन के पास भी अगर नहीं होता है, तो ये फैमिली का यूनिक मतलब पेन हुआ क्या? नहीं हुआ ना, क्योंकि फैमिली में एक जन के पास नहीं है। सिमिलरली उसी हिसाब से हम प्रूफ करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को। जैसे एनसीईआरटी का पहला पेज, क्लास 11 का पहला पेज में थर्ड पैराग्राफ में आपका पहला लाइन में लिखा हुआ है, ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। और उसमें आपको बताया है कि इंक्रीज इन लाइक ग्रोथ का जो डेफिनेशन है, दैट इज इंक्रीज इन द मास ऑफ द सेल और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स। बेसिकली इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स एंड इंक्रीज इन द मास ऑफ द सेल कैन बी टेकन एज द ट्विन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रोथ। मतलब ग्रोथ को आपको अगर एक्सप्लेन करना है तो भाई आप बोलोगे या तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, या तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, या तो इंक्रीज इन द मास ऑफ सेल्स। या तो मास इंक्रीज कर रहा है या तो नंबर इंक्रीज कर रहा है, तभी आप ग्रोथ बोलोगे, ठीक है। नंबर इंक्रीज कर रहा तो आप ग्रोथ बोल सकते हो। भाई लिविंग के केस में कभी प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि लिविंग में ये दोनों होता है, सेल का नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, सेल का मास भी इंक्रीज हो रहा है। तुम बचपन में भाई इतना छोटे थे, अब बड़े हो गए हो, तो ऑटोमेटिकली तो बचपन में तुम्हारे बॉडी में जितना सेल था, क्या अभी भी उतना है क्या? खींच खींच के लंबा हो गया खाली? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, बचपन में तुम्हारे बॉडी में जितना सेल था अभी भी उतना सेल है, ठीक है। क्या बचपन में तुम्हारा वेट सपोज था 15 kg, अभी है मान लो 45 kg, तो ऑब्वियसली मास भी इंक्रीज कर रहा है। सो दिस टू प्रॉपर्टीज, दैट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल और इंक्रीज इन द मास ऑफ द सेल्स, कैन बी टेकन एज अ ट्विन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रोथ इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब चलिए राजस्थान जाते हैं घूमने। आप और हम दोनों मिलकर राजस्थान गए घूमने के लिए, और भाई हम लोग को वहाँ पे जो डेजर्ट है, उस डेजर्ट का एक हसीन नज़ारा देखने के लिए हम लोग कैमल के ऊपर बैठ के देख रहे हैं ऊपर से, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली आपका जो मतलब डेजर्ट में से सैंड ड्यून्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे आपका सैंड ड्यून्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो भाई देखिए क्या होता है, ये आपका डेजर्ट का हो गया सैंड ड्यून, ये हो गया हमारे गांव का कैमल, इसके ऊपर आप बैठे हो। ऐसे ही होता है कैमल हमारे गांव में, तो मैं भाई ऐसे ही बनाऊंगा, समझो, कंसेप्ट पे ध्यान दो, डायग्राम पे नहीं, ओके। तो भाई आप ऐसे ऊपर बैठे हो और देख रहे हो सैंड ड्यून्स है, और आप जानते हो कि भाई ओके डेजर्ट में क्या होता है, विंड का वेलोसिटी रहता है, वहाँ पे सैंड उड़ उड़ के आता है, ओके। और आप यहाँ पे देखे, आप देखे हाँ भाई ये तो छोटा सा सैंड ड्यून है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब तक घूम फिर के आ गए चारों तरफ से, अब सोचो, अब आप ये मतलब देख के गए थे, 4-5 घंटे बाद जब घूम के आते हो तो भाई ये सैंड ड्यून्स का हाइट इंक्रीज हो गया है। कैसे इंक्रीज हो गया है, उसका भी रीज़न है। कैसे?
मैं अभी बोला कि डेजर्ट में क्या होता है, विंड ब्लो होता है, विंड का वेलोसिटी रहता है, तो विंड में जो सैंड पार्टिकल्स है वो आके क्या होते हैं, यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, और एक्यूमुलेट होते 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 क्या होगा भाई, उसका हाइट इंक्रीज हो गया, किसका, सैंड ड्यून। अब एक सेल को आप अगर तोड़ते हो, एक सेल को आप अगर तोड़ते हो, क्योंकि सेल इज कॉल्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज सेल में लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो सेल को आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल्स मिलेगा, मॉलिक्यूल्स को आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, एटम्स मिलेगा, ठीक है। तो नॉन लिविंग में तो हम सेल नहीं बोल सकते हैं, नॉन लिविंग में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को ही लेंगे, बेसिकली सैंड के पार्टिकल्स में हम एटम्स लेंगे। तो सैंड का जो एटम्स है वो यहाँ पे आके इजीली एक्यूमुलेट हो, सो देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, मतलब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एटम्स। एंड सिमिलरली मास भी तो इंक्रीज हुआ है ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सोचिए वेट होगा सपोज 5 kg, तो जैसे जैसे ये एक्यूमुलेशन हो रहा है उसका वेट हो गया 10 kg। तो कैन दिस बी कॉल्ड एज अ ग्रोथ? यस, इट कैन बी कॉल्ड एज ग्रोथ। तो क्या ग्रोथ लिविंग में होता है? यस सर। क्या ग्रोथ नॉन लिविंग में होता है? यस सर, अभी प्रूव किए। तो ग्रोथ लिविंग में भी होता है, ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होता है। अब बताओ, क्या ग्रोथ लिविंग का एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है? क्या ग्रोथ लिविंग का यूनिक प्रॉपर्टी है? ग्रोथ कैन नेवर बी टेकन एज एन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी और यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो भाई इसको तो गलत प्रूफ में कर ही दिया। समझ में आ रहा है? ग्रोथ कैन नेवर बी टेकन एज अ यूनिक प्रॉपर्टी और एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सर सबसे बड़ा चीज दिमाग से कहते, हम तो सोचे थे कि ये तो होगा लिविंग प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी, लेकिन ये क्या है? पहला वाला तो सर खींच उच के कर दिए, दूसरा वाला करके दिखाओ, मान जाएंगे। रिप्रोडक्शन क्या ताली मारने से होता है क्या बेटा? चैलेंज किए सर को आप, दूसरा प्रूफ करो। कैसे कि नॉन लिविंग को रिप्रोड्यूस करेंगे? बेटा एक पेन दे, दूसरा एक और दे, मेरे को कल सुबह सुबह चाहिए एक और, मेरे को ब्लू पेन ही चाहिए, ऐसे बोलने से ये क्या रिप्रोड्यूस करेगा? नहीं। इसको भी गलत प्रूफ करने का एक ही तरीका है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि नॉन लिविंग में भी रिप्रोडक्शन होता है, तो ये यूनिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगा लिविंग का। ध्यान से सुने, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग का यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं सॉरी कि रिप्रोडक्शन लिविंग का यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है, अगर उसको मैं प्रूफ करने का तरीका ये है कि अगर मैं ये बोल दूं कि रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में भी होता है, तो क्या रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग का प्रॉपर्टी बन जाएगा क्या? ओके सॉरी, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि रिप्रोडक्शन लिविंग में तो होता ही है बट नॉन लिविंग में भी होता है, तो क्या ये लिविंग का यूनिक प्रॉपर्टी बना क्या? नहीं। और अगर या तो फिर मैं ये प्रूफ कर दूं कि रिप्रोडक्शन सारे लिविंग में नहीं होता है, अगर सारे लिविंग, इमेजिन दैट एग्जाम्पल, पेन सारे फैमिली मेंबर्स में अगर एक जन के पास नहीं है तो वो फैमिली पेन नहीं कहलाएगा, फैमिली यूनिक पेन नहीं कहलाएगा। मैं अगर ये प्रूफ कर दूं कि मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, then I can say that reproduction can never be considered as a living exclusive property of a living organism। तो भाई प्रूव करते हैं ऐसे। देखिए ये तो प्रूव करना नामुमकिन है, ओके। ये प्रूव हो ही नहीं सकता है कि नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन हो। इट्स लाइक अनएम्बिगुअस, ये प्रूव होगा ही नहीं, कर नहीं सकते। नॉन लिविंग में कैसे रिप्रोडक्शन होगा? इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन हम दूसरा एस्पेक्ट हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सारे लिविंग ऑर्गन जो ऑर्गेनिजम्स में, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, आराम से सोए हो, रात को मस्त नींद हुआ, सुबह सुबह 5 बजा और एक सुंदर सा अप्सरा आई आपके सामने और बोलती है राजा 10 रुपया दे ना। समझ में आ रहा है? तो ये जो अप्सराज होते हैं बेसिकली, ओके, लाइक दीज आर कॉल्ड एज द ट्रांसजेंडर लाइक ह्यूमंस, ओके। तो इनमें क्या होता है, लाइक दे आर हैविंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, okay, they do have reproductive organs but they cannot form gametes।
वो ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं. दे हैव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बट दे डोंट फॉर्म गैमेट्स. वो ना गैमेट्स बना सकते हैं, ना उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, ना उनमें ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन होगा. Similarly, in case of infertile human couples, okay, some human couples are infertile, उनमें fertility factor होता नहीं है. ओके उन लोग क्या करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसा प्रोसेस को अप्लाई करते हैं ताकि चाइल्ड फॉर्मेशन हो, बट नेचुरली दे डोंट हैव द कैपेसिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग. या हम एक स्पीसीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, हम एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर रहे हैं बाय कंबाइनिंग टू अदर स्पीसीज, लाइक फॉर एग्जांपल हॉर्स एंड डोंकी. तो गधा और घोड़ा को मिला दिया तो क्या बन गया, म्यूल. ओके, म्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉर्स एंड डोंकी. ओके, और ये जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है, ये जो इंटरमीडिएट इंडिविजुअल है, ये कंप्लीटली डिफरेंट है विथ द ओरिजिनल पेरेंट्स. मतलब जो म्यूल है वो ना डोंकी है ना हॉर्स है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है. और आप जब नेचर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, सडनली आपके सामने कोई एक ऐसा स्पीसीज आता है जो कि ऑब्वियसली इनफर्टाइल है. बिकॉज इफ यू विल बी एक्सपेरिमेंटिंग विथ नेचर तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट भी आपको मिल गया इन फॉर्म ऑफ इनफर्टिलिटी. सो बेसिकली क्या म्यूल लिविंग है? यस, म्यूल लिविंग है. क्या वो अप्सराज लिविंग है? यस, वो अप्सराज भी लिविंग है. बट क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते. मतलब वो लिविंग हो के भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं. बिकॉज रिप्रोडक्शन इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल और फॉर्मेशन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज. एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना, एक ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करना ताकि स्पीसीज का कंटिन्यूटी मेंटेन होके रहे. दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन, राइट? सो क्या ट्रांसजेंडर ह्यूमंस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं. क्या म्यूल रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं. क्या इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं. बट क्या वो लिविंग है? यस. मतलब वो लिविंग हो के भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते. तो क्या रिप्रोडक्शन लिविंग का यूनिक या एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी बना क्या? अरे नहीं भाई, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ यूनिक प्रॉपर्टी और नॉट एन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्योंकि अगर यूनिक या एक्सक्लूसिव होता ना तो सभी में होता. कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, इसका मतलब ये उनका एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं है. तो बेटा पहला वाला तो गलत प्रूफ कर दिया था, दूसरा वाला भी गलत प्रूफ कर दिया. अब बचा तीसरा और चौथा. इसे भी गलत प्रूफ करते हैं क्या? तब तो भाई लिविंग से भरोसा ही उठ जाएगा. ओके, सो growth and reproduction cannot be taken as a defining property of living organism. अपना एनसीईआरटी का पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 आप पढ़ सकते हो. मतलब आपका जो फर्स्ट टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड जो टॉपिक है उसका पहला पेज और दूसरा पेज में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के बारे में ऐसा दिया हुआ. फर्स्ट पेज में बेसिकली ग्रोथ स्टार्ट किया है, दूसरे मतलब आपका सेकेंड मतलब पेज में मतलब फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पेज में ग्रोथ कंटिन्यू किया है और उसके बाद रिप्रोडक्शन का एक पैराग्राफ है, आप उसे पढ़ सकते हो. ये सारा पॉइंट्स आपको मिलेगा. So the growth and reproduction cannot be taken as the defining properties of living organism. So the next class we will be dealing with the metabolism and consciousness. थोड़ा से ट्विस्ट रखते हैं यहाँ पे. हम मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस को नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे और देखते हैं क्या लिविंग के ऊपर सही में भरोसा उठने लायक हम चीज़ें पढ़ रहे हैं क्या. मतलब क्या ये चीज़ें ऐसे है कि हमें लिविंग के ऊपर भरोसा उठ जाए? नहीं, ऐसा नहीं है. तो क्यों, चलिए एक हिंट मैं देता हूँ. ये सारा एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, ये सारा यूनिक प्रॉपर्टी है, ये सत्य है, ये सही है कि ये सारा यूनिक प्रॉपर्टी है. क्या सर अभी अभी तो आप बोले, अभी अभी तो आप इतना बड़ा लेक्चर लिए, इतना प्रूफ किए कि ये दोनों यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है नहीं है नहीं है, फिर अभी बोल रहे हो कि भाई यूनिक प्रॉपर्टी है. मैं अभी भी बोल रहा हूँ, उस समय भी बोल रहा था कि ये यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है और अभी फिर बोल रहा हूँ ये यूनिक प्रॉपर्टी है बट कुछ कंडीशंस को लेके है. ओके, वो कंडीशंस क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं. ओके, so thank you for joining us and kindly I request all of you to go through the lectures, to go through the notes continuously. आप पढ़ते रहो
बिकॉज बायोलॉजी इज ऑल अबाउट द रिविजन एंड जो टॉपिक्स आपको बोला जा रहा है, जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है पॉइंट्स, आप उसे नोट डाउन कर सकते हो. नोट्स तो आपको दिया जाएगा ही, बट ओके अलॉन्ग विद दैट यू कैन ओके नोट इट डाउन, राइट? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड like, comment and subscribe.